जय हिंद दोस्तों। बहुत समय बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ। आज मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपको मैं ये बताऊँगा कि कुछ न्यूज़ को एनालाइज़ करते कैसे हैं। मैंने देखा है मार्केट में बहुत सारे लोग जो है बहुत ही ज़्यादा डिटेल, बहुत उसके जो होता है क्वांटिटेटिव नंबर क्रंचिंग जो है बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उसमें कभी-कभी क्या होता है कि जो मेजर मूव्स है वो छूट जाती है। तो आपको मैं आज ये बताऊँगा कि एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए कि आप मेजर मूव को कैप्चर कैसे कर सकते हैं बिना ज़्यादा नंबर क्रंचिंग किए। तो इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों कि पिछले साल एक न्यूज़ आई थी जुलाई 2023 में। तो जुलाई 2023 के जो पहले हफ्ते 2 बाइकें लॉन्च हुई थी। हीरो ने हार्ली के साथ एक पार्टनरशिप में एक हीरो हार्ली 440X बाइक लॉन्च करी थी और बजाज ने ट्रायम्फ के साथ एक पार्टनरशिप किया है, जिसके ज़रिए उन्होंने 2 बाइकें लॉन्च करी है। एक है स्पीड 400 एंड एक उसी का एक स्क्रैम्बलर वर्ज़न भी लॉन्च किया है। तो इससे हम मार्केट को कैसे मतलब इससे हम ऑटोमोबाइल सेगमेंट को कैसे फेस करें, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये लॉन्च जो है, ये कोई साधारण बाइक साधारण लॉन्च नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही क्रिटिकल लॉन्च था और इन लॉन्च के बाद आपने देखा होगा कि दोनों दोनों शेयर्स में कम से कम 5% का जो मूवमेंट इमीडिएट आया था। बजाज भी 5% ऊपर था, हीरो भी 5% ऊपर था और जो है रॉयल एनफील्ड 10% किया था। तो ऐसा क्यों हुआ था? तो सीधी सी बात है दोस्तों कि ये लॉन्च जो है, ये लॉन्च जो स्पेसिफिकली रॉयल एनफील्ड के मार्केट सेगमेंट को टारगेट अ, करके हुई थी, ठीक है? जो रॉयल एनफील्ड दोस्तों एक 350 सीसी मार्केट सेगमेंट में अपना काम करती है। 350 सीसी एंड अबव की ही मोटरसाइकिलें बनाती है और जो आपने देखा होगा कि हीरो एंड बजाज जो है वो सारे सेगमेंट में वो 100 सीसी की मोटरसाइकिल भी बनाते हैं, 200 सीसी की भी बनाते हैं और उसे 200 250 सीसी की मोटरसाइकिलें बनाती है। पर ये जो सेगमेंट है 350 सीसी वाली सेगमेंट, इसमें ये बाइकें जो है फर्स्ट टाइम ये मार्केट जो है 350 सीसी सेगमेंट वाली जो मार्केट है, वो इंडिया में 90% रॉयल एनफील्ड से ही बनी है। वो पूरी मार्केट ही रॉयल एनफील्ड से बनी है। तो अभी कोई प्लेयर अगर उसमें आता है, तो डेफिनिटली इसका धक्का जो है वो रॉयल एनफील्ड को लगता है। तो 2 नए प्लेयर्स जो है वो उस सेगमेंट में आई है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि रॉयल एनफील्ड की जो शेयर प्राइस है उसके बाद ज़्यादा नहीं बढ़ी है। उसके कंपैरिज़न में मार्केट काफ़ी बढ़ चुकी है। इवन बजाज और हीरो इन दोनों के शेयर प्राइस भी काफ़ी बढ़ चुके हैं, पर रॉयल एनफील्ड का कंपैरेटिवली उतना नहीं बढ़ा है, क्योंकि जो उसका मार्केट शेयर है वो कम हुआ है। अब उस सेगमेंट में 350 सीसी सेगमेंट में मेजरली जो रॉयल एनफील्ड ही थी, 90% जो मार्केट शेयर था वो रॉयल एनफील्ड का ही था। में होंडा का भी कुछ मार्केट शेयर था। होंडा ने कुछ साल पहले 2020-21 में सीबी 350 बाइक लॉन्च करी थी, जिसे हम होंडा हाइनेस भी कहते हैं और उसी के 2-3 वर्ज़न जो है वो उसके बाद उन्होंने लॉन्च किए। तो वो सेगमेंट में एक रॉयल एनफील्ड एंड होंडा की कुछ बाइक्स थी और अभी और 2 नए प्लेयर्स आ गए। तो ऑलमोस्ट जो है, जो 4 साल पहले फील्ड अकेली प्लेयर थी उस सेगमेंट में, अब 4 प्लेयर्स हैं। और जो जो हीरो ने जो हार्ली के साथ पार्टनरशिप करी है और हीरो हार्ली जो 440 बाइक लॉन्च की है, अ, वो उस बाइक की टेक्नोलॉजी वो यूज़ करेगी और अपने खुद के प्लेटफ़ॉर्म पे भी वो यूज़ करेगी और अपने खुद की बाइक्स भी लॉन्च करेगी। जो उसने किया भी है, मैवरिक नाम का एक बाइक जो अभी हाल ही में उन्होंने लॉन्च। बजाज भी वो टेक्नोलॉजी यूज़ करके पल्सर में कुछ इनोवेशन करके वो बाइक लॉन्च कर सकती है। सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए पल्सर भी लॉन्च हो जाएगा या कुछ और किसी और नाम से भी लॉन्च हो सकती है, जो टेक्नोलॉजी वो ट्रायम्फ के लिए यूज़ कर रही है। तो आपको ये देखना है दोस्तों कि इस चीज़ को एज़ एन इन्वेस्टर आप कैसे असेस करें और कैसे इन्वेस्ट करें। तो अब ये जो न्यू
इससे ये एक बात तो साबित होती है कि ये जो न्यूज़ है वो रॉयल एनफील्ड के लिए थोड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। तो डेफिनिटली एज़ एन इन्वेस्टर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा, मैं आपको जस्ट एक गाइडलाइन देता हूँ कि एक समझदार इन्वेस्टर को किस तरह से इस न्यूज़ को असेस करना चाहिए। तो ये जो न्यूज़ है कि 2 नए कॉम्पिटिटर आने से डेफिनिटली जो मार्केट रॉयल एनफील्ड जो 90% मार्केट शेयर ओन करती थी, तो उसको थोड़ा-सा धक्का तो लगेगा, तो ये न्यूज़ इमीडिएटली रॉयल एनफील्ड के लिए पॉजिटिव तो नहीं। तो ये न्यूज़ किसके लिए पॉजिटिव है? तो आपको ये देखना है कि कोई क्या बजाज और हीरो इन दोनों में से ऐसी कौन-सी कंपनी है जो उस मार्केट सेगमेंट, क्योंकि जो उस मार्केट सेगमेंट में नहीं थी, उसके लिए एक नया मार्केट खुलता है। अब बजाज का जो है वो केटीएम ड्यूक के साथ केटीएम ड्यूक भी मैन्युफैक्चर करती है, उनके साथ भी टाई अप है और बट कहीं न कहीं बजाज ट्रायम्फ ये जो एक डुअल ब्रांडिंग वाला जो स्कीम है, वो ट्रायम्फ के साथ मिले और केटीएम ड्यूक के लिए जो थर्ड पार्टी वो मैन्युफैक्चर कर रही है, तो वहाँ पे कहीं भी बजाज का नाम नहीं आता है। बट ये जो ट्रायम्फ के साथ है, तो ये एक्सक्लूसिवली बजाज ट्रायम्फ और ट्रायम्फ फर्स्ट टाइम कहीं 400 सीसी या कम सीसी के सेगमेंट में आती है, क्योंकि ट्रायम्फ जानी जाती है वेरी हाई पावरफुल मोटरसाइकिल बनाने के लिए, जो 800 सीसी एंड अबव की मोटरसाइकिलें बनाने के लिए। तो पहली बार ये सेगमेंट में वो भी आ रही है। वो इसलिए आ रही है दोस्तों, क्योंकि जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, वो इस सेगमेंट में काफ़ी हाई है। तो रॉयल एनफील्ड तकरीबन 75,000 पर यूनिट कमाती थी अपने आरई क्लासिक मोटरसाइकिल्स पे। सेगमेंट में घुसना है जिस सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड है, क्योंकि पैसा वहीं पर है, सीधी-सी बात है। तो ये जो बजाज के लिए और हीरो दोनों ही मोटरसाइकिलों के लिए काफ़ी न्यूज़ है, क्योंकि उस सेगमेंट में ये दोनों ही कंपनियाँ नहीं थी, अब एंटर हो चुकी है और जो रॉयल एनफील्ड है, उसके लिए थोड़ी-सी नेगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि अब उनको कई इनोवेशन करने पड़ेंगे और या कॉस्ट कम करने पड़ेंगे। दोनों ही में उनका जो नेट प्रॉफिट है, वो थोड़ा-सा स्क्वीज़ हो जाएगा। अगर कॉस्ट कम करते हैं, तब भी उनका नेट प्रॉफिट अ, स्क्वीज़ हो जाएगा, या नया इनोवेशन करते हैं, तो उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, फिर से दोबारा और जो है प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा स्क्वीज़ होगा। तो रॉयल एनफील्ड के लिए ओवरऑल उतनी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, बट डायरेक्शनली बजाज और हीरो के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़। और उसके बाद आपने देखा होगा कि उस उन दोनों ही स्टॉक ने किस तरह से परफॉर्मेंस की है। मैं स्टॉक रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्शनली आप कैसे बेट ले सकते हो, अगर आपको पता है कि उस न्यूज़ की क्या अहमियत है। अगर आपको पता है कि उस न्यूज़ की क्या अहमियत है, तो आप डायरेक्शनल बेट ले सकते हो। तो आप किस तरह से बेट लेते हो, तो आपको मैंने सीधा-सीधा टेक्निक बताया कि आपको ये देखना है कि क्या हीरो उस सेगमेंट में थी। आपको अगर हीरो की थोड़ी भी हिस्ट्री पता है, तो आपको ये पता होगा कि हीरो ने अपने जीवन काल में जो सबसे ज़्यादा रिटर्न इन्वेस्टर्स को कमा के दी है, वो है जब हीरो की जो पार्टनरशिप है, वो होंडा के साथ थी। वो ब्रेक होने के बाद हीरो कहीं न कहीं उस ब्रांड एक गुमनाम ब्रांड बन रहा है। अब दोबारा हीरो हार्ली के साथ जब पार्टनरशिप अब हो गई है, तो एक उस ब्रांड का एक रिवाइवल हो रहा है। और याद रखो दोस्तों कि जैसे लोकली इंडिया में रॉयल एनफील्ड एक एस्पिरेशनल ब्रांड है, लोग चाहते हैं कि मैं एक रॉयल एनफील्ड बाइक खरीदूँ। ग्लोबली हार्ली डेविडसन एक एस्पिरेशनल ब्रांड है। रॉयल एनफील्ड अगर बॉलीवुड है, तो हार्ली हॉलीवुड है। ये फ़र्क है। तो आप समझ सकते हो कि क्यों हीरो के स्टॉक ने इतना परफ़ॉर्मेंस दी है पिछले 1 साल में। डायरेक्शनली एक नया मार्केट खुला है उनके लिए। डायरेक्शनली बजाज के लिए भी एक नया मार्केट खुला है। पर इन दोनों की कंपनीज़ में हीरो की जो बैलेंस शीट है, वो छोटी बैलेंस शीट है। हीरो इज़ कंपैरेटिवली स्मॉलर कंपनी। तो इसलिए हीरो के बैलेंस शीट पे ज़्यादा उसका पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर दोनों ही कंपनी सेम यूनिट्स ऑफ बाइक बेचती है। मैं उदाहरण के तौर पे बोलता हूँ मैं
उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ कि दोनों ही कंपनियाँ अगर 10-10 हज़ार यूनिट की बाइक्स पर मंथ बेचती है, तो हीरो को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है क्योंकि हीरो की जो बैलेंस शीट है, वो छोटी है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। बजाज एक बड़ी कंपनी है जो ऑटोज़ भी बनाती है, केटीएम डूक के साथ भी उनका टाई अप है और स्कूटर्स सेगमेंट में भी है, तो काफ़ी डाइवर्सिफ़ाइड पोर्टफ़ोलियो है। इवन हीरो का भी है, पर सेल्स हीरो का थोड़ा कम है, तो हीरो को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है और ये न्यूज़ का पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये आप कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से कंसल्ट करके आप अ, इस पर सोच सकते हो। थैंक यू।